नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 45 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्न का उत्तर देंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Pulses are rich in protein, milk is a source of vitamin A, cereals are very poor source of carbohydrate, vegetables are rich source of minerals। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। बचपन में और अभी भी आप लोग घर में बोलते हुए, बात करते हुए सुनते होंगे, अरे दाल पियो, प्रोटीन की मात्रा कहाँ से मिलेगी ना। तो प्रोटीन के लिए दाल पिलाते थे बचपन से सब लोग। मुझे आज भी बोला जाता है दाल पियो नहीं तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, एकदम सही स्टेटमेंट है क्लास। अच्छा, विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। परीक्षा में एक और प्रश्न बनता है, मैं आपको बताते हुए चलूं, फिर उत्तर भी बताती हूँ इस प्रश्न का। परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि दूध को कंप्लीट डाइट क्यों नहीं कहा जाता है? दूध को कंप्लीट डाइट इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि दूध में आयरन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीरियल्स आर अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल, सब्जियां खनिजों की समृद्ध स्रोत होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लास दो तीन चीजों को नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज आप नोट कर लीजिए कि जब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, जो येलो कलर के ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है और हम क्या कहते हैं, उसमें कैरोटीन के वजह से ये येलो कलर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कैरोटीन के बारे में। कैरोटीन क्या है? ये एक प्रो विटामिन है। ठीक है, रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल एक एक्टिव विटामिन है। विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं, ये एक्टिव विटामिन ए है, ये याद रखिएगा, एक्टिव विटामिन ए है। ठीक है, प्रो विटामिन मतलब क्या है? जब हम कैरोटीन की बात कर रहे हैं तो जो ऑरेंज कलर या येलो कलर जो फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है, वो कैरोटीन की वजह से होते हैं और ये कैरोटीन प्रो विटामिन होता है जो कि बॉडी में जब जाता है तब ये एक्टिव विटामिन में, रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? दूध की जब हम बात करते हैं, जब आप काऊ मिल्क को देखते हैं तो काऊ मिल्क में पीला पीला कलर आपको दिखता है, वो किसके प्रेजेंस के कारण? कैरोटीन के प्रेजेंस के कारण। और कैरोटीन प्रो विटामिन है जो बॉडी में जब जाता है तो वो एक्टिव विटामिन रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि दूध को हम कंप्लीट डाइट क्यों नहीं कहते हैं, मदर मिल्क को, पूछा जाता है ये प्रश्न, क्योंकि उसमें आयरन नहीं प्रेजेंट होता है। फिर सेरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? हम अगर रोटी की बात करें, चपाती की बात करें, गेहूं की रोटी की बात करें, तो जब आप उसे खाते हो और खूब चबाओ रोटी को तो मुंह में मीठा मीठा टेस्ट आने लगता है। तो बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसका डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे सलाइवा में टाइलिन प्रेजेंट होता है जो कि जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के साथ मिक्स होता है तो उसे माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है और ये माल्टोस स्वीट टेस्ट देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से, ठीक है, और फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन से। नोट कर लीजिए, हर पॉइंट से प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं। वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, सही बात है, सब्जियां खनिजों की समृद्ध स्रोत होती हैं। सब्जी खाओ, साग खाओ, आयरन मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम मिलेगा, बोला जाता है ना, फास्फोरस मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास जो भी पॉइंट आपको बताती हूं उन सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चला करिए। इस प्रश्न को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
एक्टिव वॉल्केनो और लोकेशन दिया गया है माउंट मेरापी, ठीक है, फिर उसके बाद सकुराजिमा, माउंट वेसोबियस और मोना लोआ। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिए, जब माउंट मेरापी की बात करेंगे तो मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ए का आपका सही उत्तर क्या है? ए का आपका सही उत्तर फोर्थ है, ठीक है। सकुराजिमा की हम बात करेंगे तो ये जापान में है, बी का थर्ड। माउंट वेसुवियस की बात करेंगे तो इटली में, ठीक है, और मोना लोआ हवाई। तो प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। क्लास कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या मैम आंसर बहुत जल्दी बता देती हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, अपना टाइम लेते हुए प्रश्न को पढ़िए, उत्तर दीजिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, एक्टिव वॉल्केनो से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? पास्ट ईयर्स के पेपर्स आपने देखे होंगे तो वहां पर आपने नोट किया होगा। चाहे आरओ की परीक्षा हो, ठीक है, पीसीएस की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो, यहां से प्रश्न बनता है, तो नोट कर लो। जब हम बात करते हैं माउंट मेरापी, परीक्षा में पूछा गया है, कहां पर है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। सेनाबंग की बात करेंगे, इंडोनेशिया में। कटाओ की बात करेंगे, कराकटाओ की, तो इंडोनेशिया। माउंट मेयॉन की, फिलीपींस, ठीक है। पिनाटुबो, फिलीपींस। माउंट फ्यूजी, जापान। और सकुराजिमा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी जापान है। माउंट एटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली, ये सारे कहां पर हैं? एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली इटली में है। सारे प्रश्न परीक्षा में बने हैं, यहां से इन पॉइंट से प्रश्न बने हैं। सारे प्रश्न नहीं बने, मतलब प्रश्न बने हैं, समझने का प्रयास करिएगा। फिर कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो इक्वाडोर, ठीक है। फिर यहाँ पर नेवाडो की बात करेंगे तो कोलंबिया, याद रखिएगा, ठीक है। किलायू की बात करेंगे हवाई। मोना लोआ की हमने बता दिया हवाई, ठीक है। सेंट हेलेन की बात करेंगे तो यूएसए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय आर करेक्ट? ही फाउंडेड आत्मीय सभा, ही रोट गॉड ऑफ मोनोथिस्ट, ही पब्लिश द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ही फाउंडेड ब्रह्म समाज। चलो, राजा राम मोहन रॉय की हम बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय को अग्रदूत किसने कहा था, पूछा जाता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इनको अग्रदूत किसने कहा है? युगदूत, ठीक है, ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हम प्रश्न देखें कि ही फाउंडेड आत्मीय सभा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, ही फाउंडेड आत्मीय सभा, अगर 1814-15 का समय आप देखेंगे तो उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज की गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ही पब्लिश द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय की जब भी आप बात करते हैं तो मिरातुल अखबार, ठीक है, याद रखिए, ये भी पूछा जाता है आपसे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसके द्वारा पब्लिश की गई है? राजा राम मोहन रॉय द्वारा पब्लिश की गई है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। चलो, ही रोट द गॉड ऑफ मोनोथिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर चारों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है क्लास? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, युगदूत इनको किसने कहा है? अग्रदूत मैंने बोल दिया था, युगदूत इनको किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ठीक है। एक और प्रश्न, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किसके साथ मिलकर की थी? तो याद रखिएगा, डेविड हेयर के साथ। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदू कॉलेज याद रखिएगा, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर चौथे प्रश्न को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड डिजिटल एसेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। रीजन डिजिटल एसेस इज मेयरली अ कमर्शियल सर्विस फॉर सिटीजन्स। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में अब आपका क्या है? डिजिटल एसेस भी एक इंटीग्रल पार्ट ये बोला गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है पर आर जो है वो गलत है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए, डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशकों का एक सेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ रिवर दैट फ्लो इन ब्लैक सी, ब्लैक सी में कौन सी रिवर आपकी ड्रेन होती है? वोल्गा, डेन्यूब, निपर, वोल्गा, निपर, डेन्यूब, यूराल, वोल्गा। तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ब्लैक सी में निपर और डेन्यूब जो है वो ब्लैक सी में जाकर आपकी ड्रेन होती है। हम वोल्गा की बात करें, ठीक है, यूरल की बात करें, तो ये कहां पर आपकी ड्रेन होती है? कैस्पियन सी में, ये याद रखिएगा। यहां पर सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। यहां पर ये आपको ब्लैक सी दिख रही है, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही, ये क्या है? ये ब्लैक सी है, दिख रहा है ब्लैक सी, ठीक है। यहां पर देखो निपर, ये रहा रिवर, ठीक है, दिख रहा है। यहां पर नीस्टर दिख रहा है, ये डेन्यूब दिखा आपको तीनों रिवर। तो डेन्यूब याद रखिएगा, जब ब्लैक सी की बात करेंगे, मैं लिख दूं, परीक्षा में पूछा जाता है, डेन्यूब, निपर और नीस्टर, ये तीनों रिवर जो है वो कहां पर ड्रेन हो रही है? ब्लैक सी में। याद रहेगा क्लास, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपको बता रही हूं। यहां पर देखो ये है ब्लैक सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप याद कर सकते हो बर्गर टी से ना, टी बर्गर से। तो टी से क्या है? टी बर्गर, ठीक है। टी बर्गर से आप ब्लैक सी को याद कर सकते हो। तो टी से क्या है? टर्की है, याद रहेगा। बी से क्या है? बुल्गारिया है, ठीक है। फिर यू से यूक्रेन है, आर से क्या है? रोमानिया है, जी से क्या है? जॉर्जिया है, आर से क्या है? रशिया है। तो टी बर्गर से आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो अपने बॉर्डर को ब्लैक सी के साथ शेयर कर रही हैं। टी से टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया और फिर आर से रशिया, ठीक है। कौन कौन सी रिवर ब्लैक सी में जाकर ड्रेन हो रही है? डेन्यूब, निपर और नीस्टर, ये याद रखिएगा। चलो अब यहां पर देख लो, मैंने आपको बताया 2 रिवर आपको याद रखनी है। कौन कौन सी आपको याद रखनी है? यूरल सी और वोल्गा सी जो है वो कहां पर ड्रेन हो रही है? कैस्पियन सागर में। ये कौन सी सी है? कैस्पियन सी है, याद रखिएगा। यहां पर कौन सी रिवर ड्रेन हो रही है? एक वोल्गा सी दिख रही है और एक वोल्गा रिवर दिख रहा है और एक आपको यूरल रिवर दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है ना क्लास? महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको मैं बता रही हूं, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं यहां से। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। Which of the following statement is not true regarding लेटराइट सॉइल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टियों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा गया है। These are soil of humid tropical region. They are highly leached soil. They have low fertility. They contain abundant lime. तो बताइए, पढ़ लीजिए लेटराइट सॉइल के बारे में चारों स्टेटमेंट हिंदी में भी एक बार, और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अच्छा, जब हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल के बारे में आपको बताना है यहाँ पर क्लास। तो बताइए किस तरीके की, काजू कहाँ पर होता है? बताइए यहाँ पर कौन सा आपका गलत है बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो इनमें क्या चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। तो इनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर भारत में हम देखें तो हमें यहां पर देखिए इस रीजन में लेटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन लीचिंग की वजह से होता है, फर्टिलिटी लो होती है, कलर इसका रेड या ब्राउन होता है, इसमें टी कॉफी आपके होते, काजू भी होता है ना, बताना कमेंट बॉक्स में। चलो एलुवियल सॉइल की बात करेंगे, जलोढ़ मृदा की ना, तो यहां पर रिवर डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, हाई फर्टिलिटी होती है, लाइट ग्रे कलर का होता है, व्हीट राइस आपका होता है। अगर हम देखें एलुवियल सॉइल ही तो हमें उत्तर प्रदेश में इधर जहां भी गंगा आपकी फ्लो कर रही है
तो यहाँ पर ये जो डिपोजिशन है एलुवियल सॉइल है, ये रिवर डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। इधर वीट का कल्टीवेशन होता है, राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। ये देखो, ये रहा एलुवियल सॉइल। तो उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर आपका लेटराइट सॉइल हो गया। चलो अगला प्रश्न देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैडम भीकाजी कामा। तो बताइए, मैडम कामा होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस इन 1907। मैडम कामा वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नरोजी। मैडम कामा पेरेंट्स वे पारसीज। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत। देखिए, मैडम भीकाजी कामा को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, लेकिन इन्होंने ये राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में नहीं जर्मनी में फहराया था, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जर्मनी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैडम कामा दादा भाई नरोजी की निजी सचिव रही, बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या है? 2 और 3, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भी भाग लिया था, और जहां पर उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। ये याद रखिएगा, जर्मनी था, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिए क्लास। बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर रीजन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन तथा दूसरा कारण है। कथन 1, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्या के अधीन है। तो बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अभी हमने देखा, जब हमने राइट टू लाइफ की बात की आर्टिकल 21 में, तो उसमें इंटरनेट एक्सेस की भी हमने बात की थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, अच्छा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोला जाता है? बताइए। वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो आर्टिकल 226 की बात करते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको लग रहा है कोई आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल पार्क और स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न ROARO, BEO, ठीक है, UPPCS सब में पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। साथ ही साथ किस राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा जानवर फेमस है। जैसे गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस की बात की जाती है। जब हम एक सींग वाले गैंडे की बात करेंगे तो एक सींग वाले गैंडे को हम काजीरंगा असम में याद करते हैं, ठीक है। हांगुल की बात जब हम करेंगे तो जम्मू कश्मीर ढचिंगम की बात की जाती है। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में ये सब प्रश्न बनता है। जब लॉयन टेल मकाओ की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट वाला याद रखिएगा पोर्शन, एंडेमिक है वहां का, ठीक है, लॉयन टेल मकाओ। चलो अभी इस प्रश्न को देखते हैं। इंद्रावती बताइए कहां पर है, मोलेम कहां पर है, कलेसर कहां पर है, बेतवा कहां पर है। तो मोलेम तो गोवा में है। बी का 3rd देखिए कहां दिया है, यहां पे भी दिया है, हाँ एक ही जगह दिया, तो ए ही आपका सही उत्तर होगा, लेकिन और मैच करूंगी मैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा, ठीक है। कालेसर की हम बात करेंगे तो ये हरियाणा, बेतवा झारखंड। ए आपका सही उत्तर है। सबसे आसान मुझे मोलेम लगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया मोलेम कहां पर है, गोवा में, कालेसर हरियाणा में, बेतवा झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। चलो, जापान इंसेफेलाइटिस की बात की गई है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस दैट कॉजेज जापानीज इंसेफेलाइटिस। बताइए कौन सा है यहाँ पर,
जब हम तराई रीजन में देखते हैं तो वहां पर मच्छर बहुत पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क ज्वर वहां बहुत होता है, ठीक है, जिसे जापानीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर बॉडी का कौन सा पार्ट आपका इफेक्ट होता है? ब्रेन। न्यूज अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इसका उत्तर आपको पता होगा ना, जापानीज इंसेफेलाइटिस। अगर आप गोरखपुर वाले रीजन में देख रहे हैं, वहां पे मस्तिष्क ज्वर बच्चों को बहुत होता है, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है, मच्छरों के काटने की वजह से होता है। चलो यहां देखो, द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैरिफ सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रिप्स की यहां बात की गई है, तो बताइए ट्रिप्स का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्लास। यहां पर हिंदी में भी पढ़ लीजिए प्रश्नों को, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए इंक्लूड किया जाता है कि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से, बौद्धिक संपदा संरक्षण से। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स इज इनकरेक्ट। बहुत बड़ा प्रश्न है, पॉज करिए। ओलंपिक गेम्स की बात यहां पर की गई है। द 2028 ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय लॉस एंजलिस, मार्किंग द third time the city has hosted the game in Olympic history. Cricket has been included in 2028 Olympic game after 128 years. Baseball, softball, flag football, ठीक है, फिर lacrosse and squash have also been included in 2028 Olympic. Cricket was last played in Olympic games in 1900 in Paris between Great Britain and India. अब बताइए आपको यहाँ पर सही कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको बताना है। तो 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन हो रहा है। बिल्कुल सही है, 128 साल में पहली बार, अगर हम देखें 128 साल बाद 2028 में, ठीक है, क्रिकेट भी खेला जाएगा, ये भी सही है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, इन सबको इंक्लूड किया गया, बिल्कुल सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य खेला गया था, ये गलत है, भारत के मध्य नहीं खेला गया था। डी आपका गलत स्टेटमेंट है, यहां पर ध्यान दीजिए। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, जब ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था, ना कि भारत और ब्रिटेन के मध्य खेला गया था। ठीक है, किसने किसको हराया था? ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। भारत की बात कहां से आ गई? 1900 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following provision under Article 14 to 18 of the Constitution is related to right to equality? ठीक है, right to equality की जब हम बात करते हैं, there shall be no discrimination on the basis of race, caste, sex और place of birth, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 16 में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हम आर्टिकल 17 में करते हैं ना, तो ये आपका 15, ठीक है, 16, 17 हो गया। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात नहीं, इसमें नहीं है, तो यहां पर आपका सही, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 to 18 की बात की गई है। 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। 15 में हमने प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर ली, ठीक है। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। 17 में हमने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर दी। कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज इसमें शामिल नहीं है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 4, ठीक है ना क्लास। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? मुझे दोनों लैंग्वेज बोलना पड़ता है तो मेरी पूरी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, वो इंग्लिश हो जाती है ना, इंग्लिश भी रह जाती है ना हिंदी रह जाती है, इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। वैसे पूरा प्रयास करती हूँ कि समझ में आ जाए। जैसे 14 से 18 की बात की गई है, अधीनता के अधीन समता के अधिकार की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में आपके कौन कौन से आर्टिकल हैं वो आपको बताना है 14 से 18 के मध्य। चलो आगे बढ़े। 14 प्रश्न को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताइए यहां पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आपका नहीं है, करेक्ट कौन सा नहीं है।
कौन सा करंट आपका करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्यूरोशियो की जब हम बात करेंगे तो ये वार्म करंट है, लेब्राडोर की हम बात करेंगे तो ये वार्म करंट है, बेंजुला की बात करेंगे बेंगुला की तो ये कोल्ड करंट है, आयाशियो की बात करेंगे आयाशियो की तो ये शीत करंट है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका गलत मैच है। ठीक है, बताइए क्लास। तो यहाँ पर लेब्राडोर जो है वो वार्म करंट नहीं, वो कोल्ड करंट है। बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार मैप में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप कोल्ड करंट याद कर लीजिए तो आप एग्जाम में हॉट करंट को एलिमिनेट कर लेंगे। देखो बेंगुला याद रखो, ये क्या है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोस्ट में आपको बेंगुला दिखेगा, कोल्ड करंट है ना, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो ये कोल्ड करंट है बेंगुला। फिर इधर देखो, यहाँ पर ये कैनारी जो है ये कोल्ड करंट है, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अब तुम बस ऐसे ही अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर लो और याद रखो कि अफ्रीका के मैप में इधर और इधर की तरफ हमें दो करंट दिख रही है वेस्टर्न कोस्ट पे, और दोनों जो है वो कोल्ड करंट है। ऊपर से जो नीचे आ रही है इक्वेटर की तरफ वो भी कोल्ड करंट है, और नीचे से जो ऊपर इक्वेटर की तरफ जा रही है वो भी कोल्ड करंट है, क्योंकि दोनों में पोल से हम इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो कोल्ड करंट होगी। तो इधर बेंगुला, इधर कैनारी। ठीक है, और इधर अगर ध्यान देखोगे तो एगुलस। तो अगर आप अफ्रीका के मैप को ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, देखो बस ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ए है, ठीक है, इधर बी है और इधर सी है, तो ए बी सी याद रखना, ए बी सी, जिसमें से ए जो है वो वार्म करंट है, तो यहाँ पर एगुलस जो है वो वार्म करंट है, बेंगुला जो है कोल्ड करंट है, कैनारी जो है वो कोल्ड करंट है। क्लियर हो गया। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में इधर की तरफ देखो, ये कौन सा है, लेब्राडोर है, ये कोल्ड करंट है। यही अभी आपके पेपर में पूछा था, अभी टेस्ट में पूछा था, लेब्राडोर है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में इधर आपको पता है चिली और पेरू वाला रीजन है, तो ये पेरू हो गया कोल्ड करंट, ये पेरू कोल्ड करंट। इधर कैलिफोर्निया कोल्ड करंट याद रखना। फिर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, ठीक है, ओयासियो कोल्ड करंट याद रहेगा। तो कोल्ड करंट याद कर लो, कोल्ड करंट तो आराम से लगा लोगे। सबसे अच्छा तो ये जो अफ्रीका वाला अगर याद करोगे ए बी सी, जिसमें से ए जो है ये वार्म करंट है, वार्म करंट मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा होगा। कौन सा करंट है, ये एगुलस है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेंगुला, ये आपका कोल्ड करंट है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर कैनारी, ठीक है, ये कोल्ड करंट है। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो इधर लेब्राडोर, इधर कैलिफोर्निया, और यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करेंगे पेरू याद रखना। बस ऐसे ही याद करना रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोटेश्वर डैम रिवर on which river, नदी जिस पर, देखो कोटेश्वर डैम is on which river कर लो, the कोटेश्वर डैम river on which the is being constructed, छोड़ दो, यहाँ पे नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित हो रहा है, the river on which कोटेश्वर डैम is constructed, ये इस तरीके से सही रहेगा। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, भागीरथी। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखिएगा गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद आपको पता है जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो हम उन्हें गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा तेहरी और कोटेश्वर डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है। ठीक है, क्लियर ना क्लास। भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है और भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और इसके बाद हम इन्हें गंगा नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और भागीरथी पे तेहरी और कोटेश्वर डैम आपका लोकेटेड है। 16वें प्रश्न को हम देखते हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित किससे थे, बताइए। यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, मोतीलाल तेजावत संबंधित किससे थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है मैं बता दे रही हूँ, वो है बी, भील ट्राइबल मूवमेंट मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से रिलेटेड थे।
ठीक है, मोतीलाल तेजावत, बी आपका सही उत्तर है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1921-22 में भील व किसानों को संगठित कर बेगार व अवैध लगान वसूली के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न को क्लास देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कहां पर की गई है? फंडामेंटल राइट्स में कही गई है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कही गई है, या फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में कही गई है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कहां पर की गई है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बोला गया है। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, डीपीएसपी से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कई बार देखे गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पर देखिए आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 में आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 की अगर हम बात करें, इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ध्यान रखिएगा क्लास, यहाँ पर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात की गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान कर दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। परीक्षा में पूछा जाता है ना कि राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, शिक्षा के अधिकार की बात, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है, ये आपको पता है। ये अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहां ध्यान रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 86 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोई कुछ प्रोविजन जो था वो डीपीएसपी में चेंज किया गया था, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले जो प्रोविजन था उसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। अब वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये परिवर्तन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन था, उसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट में। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए क्लास, ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया है महत्वपूर्ण है। 21 आर्टिकल याद रखिएगा ए। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करेंगे, इसमें कृषि व पशुपालन संगठन की बात की गई है। 48A में को जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है, जो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात किस में की गई है? डीपीएसपी में की गई है। किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 49 में की गई है, अनुच्छेद 49 में। नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब डीपीएसपी में 45 में आर्टिकल 45 में 6 इयर्स की बात की गई है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
18वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? पहले कदम की बात यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। Which global conference was the first step towards a global agreement to reduce greenhouse gases emission? तो पहला स्टेप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात तो क्योटो प्रोटोकॉल में की गई है, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला कदम कौन सा था? तो याद रखिएगा अर्थ समिट, ठीक है, रियो समिट जिसे हम कहते हैं, 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है, जिसमें एजेंडा 21 की बात की थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने ही आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल लाया, ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात की गई। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप किस समय लिया गया था? तो रियो समिट में लिया गया था। क्लियर है? सी आपका सही है। याद रखिएगा रियो समिट में ही एजेंडा 21 की बात, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की भी बात हुई थी। इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूं आपको। अगला प्रश्न देखिए, 19th, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स नहीं, जोनाथन डंकन। ये याद रखिएगा क्लास। एक मिनट बस, चलिए, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए जोनाथन डंकन, ये आपका गलत हो गया है, ठीक है। यहां पे कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेस्ली नहीं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? केवल 2, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है क्लास। ध्यान से देख लीजिए। जब हम बात करते हैं 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापना की, तो उसका श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1791 की जब हम बात करते हैं, बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया ना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन द्वारा। यहाँ पर कोलकाता मदरसा की हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग आपको याद रखना है। और जब हम बात करते हैं 10 जुलाई 1800 की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवाओं में आने वाले ब्रिटिश युवा लोगों को भारतीय भाषा में परीक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न को देखिए। यहां पर आप लोग क्या दिया गया है? हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए क्लास, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न कराया करिए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलबींग, बिल्कुल सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे HDI रिपोर्ट की, तो उसमें भी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात होती है, बिल्कुल सही है। एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी सही है। सही बात है, खाली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से क्या डेवलपमेंट के सारे जो आपके क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है, C सही उत्तर है। आगे देखिए इस प्रश्न को। यहां पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात की गई है, इसको नोट करिए। दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय द Tata Trust. According to the report, the police population ratio in India is still 120 personnel per lakh population. Only 8% of women officers are in senior position. There are only 15 judges per million population in judiciary, while the desired number is 50. यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल सही है कि गलत है? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, ये इस पर जरूर ध्यान दिया करिए कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है।
तो आपको बताना है कि कौन सा असत्य है, बताइए। तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। इस प्रश्न को देख लीजिए एक बार। यहां पर क्लास एक चीज कर लीजिए, आप इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर लीजिए, ठीक है। इसको आप फॉल्स की जगह ट्रू कर लीजिए कि कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1,01,20 पुलिसकर्मी है, बिल्कुल सही है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या जो है वो 50 की है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा, फॉल्स को हटा दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया है। लगभग 2100 न्यायाधीश हैं प्रति 10 लाख पर, 15 बनाम अधिक आयोग द्वारा अनुशंसित 50 तथा उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालयों में 21% में उच्च रिक्तियां हैं। महिलाएं अब भी 8% पुलिस अधिकारी जो हैं वो उच्च पदों पर हैं। भारत के पुलिस बल में भारी कमी है, प्रति लाख 120 बनाम वैश्विक जो है वो 222 है, तथा प्रत्येक अगर हम देखें 831 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 22वां प्रश्न। According to 2011 census, which of the following district of उत्तर प्रदेश has lowest female literacy rate? तो यहाँ पर lowest female literacy rate कहाँ पर है, बताइए। रामपुर, बलरामपुर, ठीक है, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आपको दिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या है, श्रावस्ती आपका सही उत्तर है। अगर श्रावस्ती में देखें तो 34.8% है, ठीक है। तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी कहां पर है, श्रावस्ती में है, 34.8%। देखिए श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, ठीक है, दिया गया है यहाँ पे परसेंटेज। अगला देखते हैं। द स्टेट इंक्लूड्स अंडर द पूर्वोदय स्कीम, कौन कौन सा स्टेट आपका पूर्वोदय स्कीम में आपका इंक्लूडेड है, बताइए क्लास। 23वें का सही उत्तर क्या होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है पूर्वोदय योजना में। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत अगर हम देखेंगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश होगा। अगला 24वां प्रश्न देखिए। कोयले की बात की गई है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन वर्ल्ड, सही है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ कोल इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो उत्तर क्या होगा, करेक्ट पूछा गया है, देख लीजिएगा। हाँ, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कोयला उत्पादक देशों में अगर हम देखेंगे तो चाइना, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। और भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में आपका जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां से कोयला हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य याद रखिएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड में कौन कौन से मुख्य आपके कोयला खदान है, ठीक है, कोल फील्ड्स है, पूछा जाता है। तो करणपुरा याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। डाल्टनगंज भी पूछा गया है, ठीक है। रामगढ़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झरिया, जयंती, गिरिडीह, देवघर, ठीक है, ये याद रखिएगा। करणपुरा याद रखिएगा, रामगढ़ याद रखिएगा, झरिया, जयंती, गिरिडीह, डाल्टनगंज, ये महत्वपूर्ण है जो आपको बता रही हूं। परीक्षा में प्रश्न बना है झारखंड कोलफील्ड से रिलेटेड। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो कोरबा याद रखिएगा क्लास, ठीक है, कोरबा आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो कोरबा याद रखिएगा।
बिरामपुर याद रखिएगा, हसदो, चिरमिरी, लखनपुर, झिलमिली, जोहिला, सोनहट, तातापानी। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। कोलफील्ड से भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसको नोट कर लो। वैसे मैं याद करा दूंगी आगे के टेस्ट में भी, अगर अभी नहीं याद होता है तो चिंता मत करना। चलो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, साइमन कमीशन से रिलेटेड प्रश्न है। इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ 1999। इट्स चेयरमैन वॉज सर साइमन। इट रिकमेंडेड अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, साइमन कमीशन की बात की गई है। अगर देखा जाए, साइमन कमीशन का गठन ही इसलिए किया गया था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए थे उनको क्या करने के लिए, उन्हीं प्रोविजंस को कि वो कितना फुलफिल हुए हैं, ठीक है, इसको देखने के लिए उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन था, बिल्कुल सही है। ये भी सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति दी थी, ये भी सही है। फेडरल टाइप की गवर्नमेंट की बात की थी। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। गो बैक साइमन का नारा हर जगह लगा था, काला झंडा दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठी खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन सेशन को एंड करने के पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर हम देखें, मेंस के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। मेंस में आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगी कि आपका एग्ज़ाम देखिए, अगर आपको अपीयर होना है पेपर में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से विचलित मत होया करिए। अपनी तैयारी अच्छी रखिए, पढ़ाई करिए। हाँ, मुझे पता है कि मैटर करता है, ठीक है, डेट्स मैटर करती हैं। ये कहना आसान होता है कि कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन मतलब मोटिवेटेड रहना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी कि परीक्षा में अपीयर होना है तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो हताश होकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा क्लास। तो आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, ब्रेक मत लगाइएगा। बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपका पढ़ाई का जो आपका एक टाइम टेबल है उसको मत ब्रेक करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा परेशान होते हैं तो परेशान होना स्वाभाविक होता है। आप लोगों की क्वेरीज आती है तो हमें भी कई बार कष्ट होता है रिप्लाई करने में, लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग सब लोग मजबूर हैं, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ, अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है, अपनी बातों को रखा जा सकता है सही तरीके से, वो बात तो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, और वो सहयोग भी आपको दिया जाता है। लेकिन अभी चिंता मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में मत ब्रेक लगाइएगा। बस इतना कहना चाहूँगी अंत में। और कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाले क्लासेस में हम उन टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा देंगे आपको, मतलब वो टॉपिक मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा दूंगी। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है, ऐश्वर्या मैम आपके साथ है। कहीं पर भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अंत में एक ही चीज़ कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, ठीक है। जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को, उस पर विश्वास रखिए। और खुद रोज अपने आप से कहा करिए कि हम काबिल हैं, ठीक है। अपने पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। जीवन में सब बहुत ही अच्छा होगा। खुश रहिए, मुस्कुराइए और सकारात्मक सोचिए। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अब ये जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो 6 बजे आपकी अपलोड होती है, तो देख लिया करिए। धन्यवाद।